जय हिंद। मेरी आवाज आ रही है? मैं सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? आप लोग ऑल क्लियर लिखकर भेजिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय माता दी, जय हिंद, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भीम, गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार। हम लोग क्लास शुरू करें, हम लोग क्लास शुरू करें बच्चा, हम लोग क्लास शुरू करें, हम लोग क्लास शुरू करें। ठीक है, चलिए। आपका योजनागत प्रयास में कल मैंने आपको सभी योजनाओं के बारे में एक जगह लिखवा दिया था और इन योजनाओं को लिखवाने के बाद राइट हम लोगों ने कुछ योजनाओं का डिटेल करवाना हमने शुरू किया था और डिटेल जो योजनाओं का है वो पीडीएफ के रूप में मैं करवा रहा हूं आप लोगों को, ये ध्यान रहे। और इसी क्रम में हमने जो 2 योजनाएं आपकी कराई थी, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है, तबला योजना एक हम लोगों ने करवा दिया था, पीडीएफ के रूप में मैंने आपको समझा दिया था, और एक महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन भी मैंने आपको करवा दिया था। और आज जो टॉपिक हम लोगों को डिस्कशन करना था वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015। ठीक है, इस योजना के बारे में एक डायमेंशन खींच दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कैपिटल ए में परिचय हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, रणनीति हो जाएगा, और परियोजना क्रियान्वयन का क्या रूप है इसको हम लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, आपने लिख दिया होगा। इस योजना को हम लिख लेते हैं। ठीक है बच्चा, इस योजना को हम लोग लिख लेते हैं, या मुझे लगता है कि इस योजना को लिखने की जरूरत नहीं, इसको भी मैं पीडीएफ आपको दे देता हूं। एक बार हम लोग इसको ब्रीफ से समझते चले। ठीक है, आज का क्लास ढेर सारे डिटेल क्लास है, कोर टॉपिक का क्लास ना हो करके जो एक्स्ट्रा मैं पढ़ाता हूं, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा समय आपका ले रहा हूं, और पर्पस यही है कि मैक्सिमम चीजें आप जाने रहे, आपके पास कंटेंट रहे। ठीक है, तो इसको फिर से लिखवाने की प्रक्रिया बातें घुमा के वही हो जाएगी, इसलिए मैं आपको एक एक करके समझाता चला जाता हूं। 2015 में हमारी सरकार ने एक योजना शुरू करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, इस योजना को शुरू करने के पीछे का जो पर्पस था हमारा, वो था लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था, लड़कियों की शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाना, लड़के और लड़कियों के बीच जो शिक्षा के क्षेत्र में जेंडर गैप है उसको कम करना। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा, बट इसमें है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इसका एक और उद्देश्य था, और वह था कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, गिरते लिंगानुपात को रोकना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक जागरूकता अभियान, एक सोशल मूवमेंट के रूप में चलाया गया, जहां बालिका शिक्षा और लिंग समानता दोनों केंद्र में था। एक तरफ लड़कियों को शिक्षा दिया जाए, तभी लिंग समानता स्थापित होगी, तभी कन्या भ्रूण हत्या रुकेगी, तभी गिरता शिशु लिंगानुपात रुकेगा, और स्त्री पुरुष बराबरी संभव होगी। इसलिए इसको वहां शुरू किया गया जहां सबसे ज्यादा लिंगानुपात में गिरावट आ रही थी। इसको वहां शुरू किया गया जहां सबसे ज्यादा लिंगानुपात में गिरावट आ रही थी, हरियाणा में।
हरियाणा के पानीपत जिले से इसकी शुरुआत की गई 2015 में, जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत जिले से इसको शुरू किया गया। प्रथम 100 जिलों में इसको प्रारंभ किया गया और वो 100 जिले वही रहे जहां पर लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई थी। आज लगभग 650 जिलों में ये लागू है, ये चलाया जा रहा है और धीरे धीरे इसको पूरे भारत में विस्तारित किया जा रहा है। यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके अगर हम उद्देश्यों की बात करें इस योजना का, इसके पीछे क्या क्या उद्देश्य है, तो हम कह सकते हैं कि इसके पीछे एक उद्देश्य है लिंगानुपात, गिरते लिंगानुपात को रोकना, लिंगानुपात को महिलाओं के अनुकूल बनाना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया को रोकना, जहां अल्ट्रासाउंड के मशीन का दुरुपयोग करते हुए लोग पेट के अंदर ही कन्या भ्रूण की पहचान करते हैं और पेट के अंदर ही उसकी हत्या कर देते हैं, उसको रोकना ताकि गिरते शिशु लिंगानुपात को रोका जा सके। छोटी बच्चियों के जीवन को बचाना, छोटी बच्चियों के अस्तित्व की सुरक्षा को बचाना और साथ साथ लड़कियों की शिक्षा के स्तर को सुधारना। और सबका एक अंततः रिजल्ट क्या है? अंततः महिला सशक्तिकरण को संभव बनाना, वुमेन इंपावरमेंट को संभव बनाना, लिंग समानता को संभव बनाना। इस तरह से दोहरे उद्देश्यों को केंद्र में रख करके हरियाणा के पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या है भाई? क्या ये सीधे सीधे कोई स्कूल प्रोग्राम है जिसमें बच्चियों को बुला के पढ़ाया जाता है? नहीं, ये एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन और जागरूकता अभियान के रूप में रणनीति बनाई गई इसको चलाने के लिए कि लड़की को पढ़ाने का मुद्दा जो है उसको एक विमर्श का मुद्दा बनाया जाए, उसको एक सार्वजनिक विमर्श का मुद्दा बनाया जाए, अखिल भारतीय स्तर पर इस पर चर्चाएं हो, इतना ही ज्यादा चर्चा हो जाए कि इसी चर्चा के बहाने भारत के सभी अभिभावक अवेयर हो जाए कि लड़कियों की अस्तित्व की रक्षा के लिए उनकी शिक्षा जरूरी है। और जब अवेयरनेस आएगा अभिभावकों में तो साथ साथ कन्या भ्रूण हत्या रुकेगा, गिरते शिशु लिंगानुपात रुकेगा। तो इसको एक सामाजिक आंदोलन के रूप में चलाना, बालिका शिक्षा और लिंग समानता को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में चलाना, एक जागरूकता अभियान के रूप में चलाना, इसको सार्वजनिक विमर्श का, बहस का मुद्दा बनाना। और इसके लिए जरूरी था कि जहां जहां सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले थे उनकी पहचान करना और उन क्षेत्रों में इसको सबसे पहले लागू करना। इसका एक और उद्देश्य था पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू करना, पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट को कड़ाई से लागू करना। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आपको लग रहा होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में केवल पढ़ाने की बात की जा रही है। नो, इसमें बेटी बचाओ के लिए भी प्रयास जारी है। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू करना ताकि कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सके। तो कन्या समृद्धि योजना को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लागू करके महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना, क्योंकि महिलाएं जितनी ज्यादा आर्थिक रूप से सशक्त होगी, महिलाओं को मारने का विचार हमारे अभिभावकों में नहीं आएगा। इसके लिए स्थानीय जितने भी महिला संगठन है, जितने भी पंचायती राज संस्थाएं हैं, यूथ हैं, स्थानीय निकाय हैं, इन सबको शामिल करते हुए इसको एक अभियान के रूप में चलाना, इसको एक जन अभियान के रूप में चलाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वित करने के लिए 3 मंत्रालयों को साथ में रखा गया। एक है महिला और बाल विकास मंत्रालय जो ऑलरेडी है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ये भी इसमें इन्वॉल्व है। और चूंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी आज का शिक्षा मंत्रालय, पहले इनका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था बच्चा, जिसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये तीनों मंत्रालय का ये ज्वाइंट संयुक्त सहयोग से इस योजना को चलाया जा रहा है। आज के डेट में महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में यह एक प्रमुख योजना है। सरकार इसको सबसे ज्यादा महत्व प्रदान कर रही है और इसको जन आंदोलन के रूप में संचालित किया जा रहा है।
यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। इसके बाद आप इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको। आप हेडिंग डाल के नीचे लिख दीजिए पीडीएफ, वहां पर नीचे डालिए पीडीएफ नोट्स। हमारे कुछ बच्चे चाहते हैं सब लिखवाया जाए, बट सब लिखवाना संभव नहीं है। आप देख रहे हो मैं मैक्सिमम एरिया कवर और मुझे बहुत सारा एरिया कवर करना है बच्चा। अगर कहो तो मैं सब लिखवाऊंगा तो फिर कुछ चीजों को कट करना पड़ेगा मुझे। इसलिए पहले भी मैंने कहा था कि मेरे अनुसार आपको फॉलो करना होगा, तो आपके पास पर्याप्त सब कुछ होगा। पीडीएफ नोट्स आपने लिख दिया। अब आइए एक और योजना हम लोग लिखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016। राइट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016। इसमें डायमेंशन खींच दीजिए आप। आपके सामने 3 डायमेंशन है। परिचय, 2 लाइन में इसका परिचय हम दे देंगे। इसका क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, वो हम दे देंगे। और बजट और वित्त पोषण इसका कैसे कैसे किया जा रहा है, ये हम लोग दे देंगे। ठीक है, एक नजर इस पर डालते चलते हैं। ऐसा मैं महसूस नहीं करता हूं कि फोकस्ड होकर के, बहुत रियरली 5% संभावनाएं हैं कि इसी पर फोकस्ड होकर के प्रश्न पूछे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कई संदर्भों में पूछ सकता है, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में पूछ सकता है। ठीक है, वहां पर संभावनाएं बनती है, लेकिन इस पर संभावनाएं कम है। फिर भी हम इसको लेकर चलेंगे ताकि कहीं भी किसी भी तरह की स्थिति हो तो आपकी कलम नहीं रुकनी चाहिए। थोड़ा कमजोर रहेगा आंसर, कम पढ़ेंगे थोड़ा, बट लिख सके आप। ठीक है, ये योजना के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये 2016 में बीपीएल महिलाओं के लिए शुरू किया गया। जो गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए शुरू किया गया। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती थी, चूल्हे पे खाना बनाती थी। ये अशुद्ध जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करती थी। गाय बैल भैंस के जो टट्टी होता है, उससे जो गोईठा या गोहरा या अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से बनाया जाता है, उसमें थोड़ी भूसा मिला करके सुखा करके उससे खाना बनाती थी, लकड़ियों से खाना बनाती थी। इसको हम स्वच्छ ईंधन नहीं कहते हैं, इसको हम अशुद्ध जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इस अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था। इस ईंधन का प्रयोग करने से, आंख में लगने से खाना बनाने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा था। इसके कारण वो कई प्रकार की बीमारियों की शिकार हो रही थी, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव था। इस तरह के ईंधन के प्रयोग से खाना बनाने में उनको कठिनाई आ रही थी, परेशानी हो रही थी, एक लंबा समय चला जा रहा था, अवकाश उनको नहीं मिल पा रहा था। तो इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, इस योजना को शुरू किया गया। और ये योजना बहुत सिंपल है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मतलब महिलाओं को गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा, सीधी बात है, ताकि उनको अशुद्ध जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने से वो बच सके, उनको शुद्ध ईंधन प्रयोग करने का मौका मिले। इसलिए उनको बीपीएल से नीचे रहने वाली महिलाओं के लिए एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, शुरू में 3 वर्ष में 5 करोड़ बीपीएल फैमिली को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है,
बाद में कोविड-19 जब आया बच्चा 2020, तो थोड़ा सा टारगेट किया गया, 7.4 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी और उनको गैस उपलब्ध कराया गया। यही है उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना का परिचय बीपीएल परिवारों को एलपीजी गैस मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए 2015 में प्रारंभ, 2016 में प्रारंभ, यह एक केंद्रीय योजना है। इसका उद्देश्य है स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य है अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करना और इससे होने वाले प्रदूषण में कमी लाना। इसका उद्देश्य है अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली बीमारियों को रोकना। इसका उद्देश्य है इस तरह के ईंधन के प्रयोग से उनको जो परेशानी होती है उनसे उनको बचाना, उनके अवकाश को बचाना और फाइनली महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य रक्षा करके उनका सशक्तिकरण करना। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के यह योजना 2016 में शुरू किया गया। 3 वर्षों में 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। फर्स्ट 3 इयर्स के लिए 8,000 CR। आप समझ सकते हो कि निश्चित तौर पर इस काम के लिए एक अच्छी खासी राशि खर्च करनी पड़ेगी सरकार को, फ्री में एलपीजी उपलब्ध कराने के लिए। इसलिए सरकार ने एक नया विकल्प वित्त पोषण के लिए शुरू किया बच्चा। इसमें 1,600 रुपए का अनुदान दिया जाता था। ये पता ही है, प्रत्येक बीपीएल परिवार को गैस कनेक्शन के लिए 1,600 रुपए का अनुदान दिया जाता था। एक काम शुरू किया गया, गिव इट अप अभियान। गिव इट अप अभियान में यह कहा गया कि जो परिवार जिनको जरूरत है, ऑलरेडी जिनके पास गैस कनेक्शन है, जो नहीं लेना चाहते, वो अपने पैसे को छोड़ दे ताकि उनसे किसी और को यह लाभ प्रदान किया जा सके। इससे भी ढेर सारा फंड जनरेट हुआ और उस पैसे से इसका वित्त पोषण किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यही है योजना और यही है इसके बारे में 4, 5, 6 पॉइंट। ठीक है, ये योजनागत प्रयास हमारा खत्म हो गया बच्चा। ठीक है, उद्देश्य अभी अभी जो मैंने बताया वही है इन सब चीजों के बारे में। और फिर एक टॉपिक है आपका, अब देखिए ये सब टॉपिक बढ़ रहा है, टॉपिक बढ़ रहा है। महिलाओं से जुड़ी समस्याएं जब हम लोगों ने लिखी थी तो उसमें था कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं बढ़ी है। महिलाएं परिवार के अंदर तरह तरह के, हमने एक सेपरेट टॉपिक यहां पर बना दिया। आज का क्लास जो होगा बच्चा, ये पूरा का पूरा पीडीएफ क्लास होगा। ठीक है, ताकि आज क्लास को मैं फिनिश करूं, फाइनल करूं और नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक नया क्लास लेकर के आते, नए टॉपिक पे लेकर के आते। अब ये कोई सेपरेट क्लास करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको सेपरेट किया, क्योंकि बाय द वे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पूछेगा तो महिलाओं से जुड़ी सारी समस्याओं को हम लोगों को नहीं लिखना है, उन समस्याओं को आइडेंटिफाई करके अलग कर देना है और इसी पर फोकस्ड होकर के सारे डायमेंशन को खींचना। ठीक है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, हम इसका डायमेंशन अगर खींचते हैं तो कैपिटल ए अर्थ, कैपिटल बी स्वरूप, कैपिटल सी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कारण, कैपिटल डी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने हेतु किए गए प्रयास। ठीक है, और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए किए गए प्रयास जब हम पढ़ेंगे, वैधानिक प्रयास जब हम पढ़ेंगे, तो उस वैधानिक प्रयास में एक प्रयास है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ये मेन है, बाकी और भी है। कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध जो यौन उत्पीड़न है उसको रोकने के लिए भी कानून बनाया गया, बट घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए ये वाले सेक्शन का एक अलग से है, जिसको अलग से हम लोगों ने पढ़ लिया। इस तरीके से इसका डायमेंशन खींच दीजिए और डायमेंशन खींचने के बाद आप देखिए पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ नोट्स
ठीक है। अब सबसे पहला डायमेंशन है आपका महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का अर्थ क्या है। तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को बड़े व्यापक रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, व्यापक रूप का मतलब होता है कि केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं, मारपीट, हत्या, खून खराबा ही महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में नहीं आता। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में मनोवैज्ञानिक हिंसा को भी शामिल किया जाता है, मानसिक उत्पीड़न को भी शामिल किया जाता है। अगर कोई सास या ननद अपनी बहू के साथ ताना मारती है कि तुम्हारे बाप ने हमारे बेटे को ठग लिया, शादी से पहले एक कलकत्ता वाले आए थे, चीफ इंजीनियर थे, अक्सर घरों में इस तरह की बातें होती रहती है। चीफ इंजीनियर थे, 20 लाख रुपए दे रहे थे और होंडा सिटी कार अलग से दे रहे थे। क्या मती मारी गई थी, तुम्हारे बाप के बहकावे में हम लोग आ गए और तुम्हारे बाप ने सीधे ठग लिया हमारे बेटे को। अच्छा, ये प्रताड़ना है, ये उत्पीड़न है, बार बार ताना देना। ये भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में आएगा। ये भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में आएगा। सार्वजनिक स्थल पर आप अगर किसी लड़की का पीछा कर रहे हैं और आपके पीछा करने से वो तनाव में आ जाती है, परेशान हो जाती है, ये भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में आएगा। आप कहीं बैठकर बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो और किसी लड़की को घूर रहे हो, इतनी देर से आप इस तरीके से, इस नजरिए से घूर रहे हो कि वो तनाव में आ जाती है बेचारी, ये भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। या फिर किसी स्त्री को अपना शरीर बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है, वेश्यावृत्ति करने के लिए विवश होना पड़ा है, ये भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में आएगा। कार्यस्थल पर यदि उसका यौन उत्पीड़न किया जा रहा है, दुर्व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है, ये भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में आएगा। बुरा करना ही हिंसा नहीं है, बुरा देखना, बुरा सुनना। गांधी जी के थ्योरी को आपने पढ़ा होगा, सिद्धांतों को। और यही नहीं, अगर आप अश्लील चित्र के माध्यम से, अश्लील साहित्य के माध्यम से, अश्लील वीडियो के माध्यम से, पॉर्न साइट आदि आदि आदि, ये भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा है, क्योंकि इससे महिलाओं की गरिमा और प्रतिष्ठा का अवमूल्यन होता, हनन होता है। इस तरह से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बड़े व्यापक अर्थों में इसमें डिफाइन किया जाता है बच्चा। भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के स्वरूपों की चर्चा हम करते हैं। पारिवारिक उत्पीड़न और दहेज हत्या, ये भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक प्रमुख प्रचलित रूप है। परिवार के अंदर उनका उत्पीड़न होता है। पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष जो होता है वो कई रूपों में घर में रहने वाली स्त्रियों का उत्पीड़न करता है, और इस उत्पीड़न का नई बहुओं के साथ तो आलम ये हो जाता है कि दहेज के नाम पर उनकी हत्या तक कर दी जाती है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक नया रूप उभर कर सामने आया है, कन्या भ्रूण हत्या। आंकड़े हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, 6 लाख कन्याओं का, भ्रूण का प्रतिवर्ष पेट के अंदर ही मार दिया जाता है, कन्या भ्रूण को। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक तीसरा रूप है सार्वजनिक स्थल पर छेड़छाड़ और बलात्कार। ये सब हम लोगों ने महिलाओं से जुड़ी समस्याओं में देखा था। बस मैं रिपीट कर रहा हूं, फ्रेम केवल आपका बदल दिया, कलीवर आपका बदल दिया। प्रश्न के अकॉर्डिंगली मैंने अलग अलग टुकड़े काट दिए ताकि क्वेश्चन आंसर करने में आपको दिक्कत ना हो। ये तो आपको लग रहा होगा रिपीट कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के बाद महिलाएं घर से बाहर आई है, अत्यधिक मात्रा में। आजादी के बाद ही घर से बाहर आ गई, लेकिन वैश्वीकरण के बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए, नौकरी करने के लिए महिलाएं घर से बाहर आई है। उनके साथ हिंसा का एक नया रूप उभर कर सामने आया है। इन सार्वजनिक स्थलों पर उनके साथ छेड़छाड़, उनके साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है, या फिर जहां नौकरी कर रही है वहां पर नियोक्ताओं के द्वारा या कोई वरिष्ठ जो अधिकारी है, सीनियर्स है, उनके द्वारा उनका यौन उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का ये 2 नया रूप है, सार्वजनिक स्थल पर छेड़छाड़ और बलात्कार, और कार्यस्थल पर यौन शोषण और दुर्व्यवहार। इसके बाद हाल के वर्षों में ग्लोबलाइजेशन, बाजार अर्थव्यवस्था, बस केवल शब्द बोलता जा रहा हूं, आपको रिलेट करते जाओ।
उपभोक्तावाद, महत्वाकांक्षा में वृद्धि, धन के महत्व में वृद्धि। और धन के महत्व में वृद्धि ने वेश्यावृत्ति के कई नए रूपों को चलन में ला दिया है। क्योंकि एक तरफ धन का महत्व बढ़ा है बच्चा, तो दूसरी तरफ संचार क्रांति के द्वारा पश्चिमी जीवन शैली का प्रवेश हमारे यहां हुआ। पश्चिमी जीवन शैली के प्रवेश ने हमारे यहां भारतीय यौन नैतिकता की जगह पश्चिमी समाज की यौन नैतिकता को भारत में लागू कर दिया है। पश्चिमी समाज में यौन नैतिकता थोड़ी खुली है, यौन संबंधों के बारे में लोगों के विचार वहां खुले हैं। वहां यौन संबंधों को उतना निंदक, उतना खराब नजरिए से नहीं देखा जाता है। बट भारत में यौन नैतिकता अलग किस्म की रही है। विवाह पूर्व यौन संबंधों को खराब माना जाता रहा है। केवल और केवल पति के साथ ही यौन संबंधों को मान्यता रही है, धार्मिक मान्यता रही। सतीत्व, पतिव्रता, इन शब्दों के द्वारा भारत में यौन नैतिकता का स्वरूप गढ़ा गया है और इसको धर्म के साथ जोड़ा गया, जबकि पश्चिमी समाजों में इस तरह की चीजें नहीं है। वैश्वीकरण के बाद, पश्चिमी जीवन शैली का, संचार क्रांति के बाद पश्चिमी जीवन शैली का बहुत तेजी से भारत में प्रचार प्रसार हुआ, तो यौन नैतिकता में बदलाव आया, लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन बढ़ा, विवाह पूर्व यौन संबंधों का प्रचलन बढ़ा। लोगों की सोच, लोग इसको बुरा नहीं मानते, अब लोग इसको सही ठहराने लगे। एक पढ़ा लिखा युवा वर्ग इसको सही ठहराने लगा। बट साथ साथ, ध्यान दो मेरी बातों को, साथ साथ धन के महत्व में भी वृद्धि हुई। कुछ लोग स्वैच्छिक रूप से लिव इन में रह रहे हैं, विवाह पूर्व यौन संबंधों को स्थापित कर रहे हैं, तो एक अलग बात है। लेकिन कुछ लोग अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी इस तरह के यौन संबंधों में रहना शुरू कर दिए। ये भी एक प्रकार की वेश्यावृत्ति है। तो वेश्यावृत्ति के नवीन रूपों का प्रचलन बढ़ा है। कॉल गर्ल, सोसाइटी गर्ल, आज इनको इस रूप में जाना जाता है, नए रूपों में जाना जाता है। तो वेश्यावृत्ति की समस्या भी कहीं ना कहीं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक नया रूप है। वेश्यावृत्ति पहले भी थी, वो भी है, बट इसके अलावा और नए रूप भी इसके सामने आए। अश्लील साहित्य एवं चित्र का प्रदर्शन, अश्लील साहित्य, चित्र, वीडियो आदि का प्रदर्शन, पॉर्न साइट, ये सब चीजें भी एक नवीन घटना है और इसको भी भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। डन। अब स्वरूप क्लियर हो गया कि आज भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कौन कौन से रूप प्रचलित है। इन प्रचलन के कारण क्या है? ठीक है, तो अगर हम कारणों की चर्चा करें, एक तो सीधे सीधे पैट्रियार्किकल सोसाइटी और समाज में, परिवार में महिलाओं का निम्नतर स्तर, उनके साथ जुड़ी हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण है। पति हो या परिवार का कोई पुरुष मुखिया हो, कई रूपों में उनके साथ हिंसक व्यवहार कर देता है। केवल शारीरिक मारपीट ही नहीं, कई रूपों में डांट देना, दबाव बनाना, प्रताड़ित करना। तो पितृसत्तात्मक समाज और महिलाओं की निम्न स्थिति ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक कारण थी और आज भी बनी हुई है, क्योंकि आज भी पूरी तरह से लिंग समानता स्थापित नहीं हो पाई। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में भी उनको मिनिमम अधिकार मिला हुआ है, जिसके चलते वो अपने अधिकारों को नहीं जान पाती है, बराबरी की बात नहीं कर पाती। तो निम्न शैक्षिक अधिकार और निम्न शैक्षिक स्थिति भी इसके लिए जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी कारण, बड़ी चीज अगर हम कहें, ये बेचारी महिलाएं पुरुषों के जुल्मों सितम को इसलिए सहती है, जुल्मों सितम थोड़ा सा फिल्मी शब्द हो गया, पुरुषों के जुल्मों सितम को इसलिए सहती है क्योंकि उन महिलाओं को पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर होना पड़ता है। इकोनॉमिकली वो पुरुषों पर डिपेंडेंट होती है। पुरुषों से झगड़ा करके जाएगी तो कहां जाएगी? हाल में रोजगार का स्त्रीकरण संभव हुआ है, महिलाओं के लिए ढेर सारे नए नए रोजगार के अवसर खुले हैं। अब वो आराम से रोजगार कर सकती है, इसलिए वो पुरुषों से विरोध कर लेती है, करके अलग हो जाती है, अलग होकर रोजगार करने लगती है। बट एक लंबे समय से पुरुषों पर निर्भर रही, आज भी भारत में इस तरह की निर्भरता बनी हुई है। ये भी कहीं ना कहीं पुरुषों के अत्याचार को सहने या महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक बड़ा कारण है। राजनीतिक क्षेत्र में भी पुरुषों का एक अधिकार बना हुआ है। ठीक है, तो इन सब कारणों को अगर हम देखें तो बच्चा, पितृसत्तात्मक समाज और महिलाओं की निम्नतर स्थिति, निम्न शैक्षिक अधिकार एवं निम्न शैक्षिक स्थिति, महिलाओं की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक क्षेत्र में पुरुषों का एकाधिकार। डन। पुरुषों द्वारा शराबखोरी, कुछ विद्वानों ने शराबखोरी को भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक कारण माना है।
क्योंकि जब पुरुष शराब में होता है तो महिलाओं की पिटाई करता है। जिसका पति शराब पीता है उसके साथ अक्सर इस तरह के बुरे दिन रहते हैं। तो कहीं ना कहीं शराबखोरी को, पुरुषों में शराबखोरी को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक कारण माना जाता रहा है। कुछ विद्वानों ने यह भी कहा कि हाल के वर्षों में महिला सशक्तिकरण बड़ी तेजी से हुआ। महिलाएं पढ़ने लगी, नौकरी करने लगी, उनकी स्थिति में सुधार आया। जब उनकी स्थिति में सुधार आया, वो आत्मनिर्भर हुई, उन्होंने पुरुषों की सत्ता को चुनौती देना शुरू किया। पति ने कुछ कहा, पत्नी लड़ गई, बोली नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? पत्नी ने जवाब देना शुरू किया, क्योंकि वो नौकरी कर रही है। अब पितृ सत्तात्मक मानसिकता वाला पति को पत्नी द्वारा इस तरह का बात काटना, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना, उसकी बातों का विरोध करना, कहीं ना कहीं उसको चुनौती लगी, उसको बुरा लगा। परिणामतः जब पुरुष ने प्रतिक्रिया की तो मारपीट के रूप में उभर कर सामने आया। तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक कारण माना जाता है महिला सशक्तिकरण और महिलाओं द्वारा पुरुषों को चुनौती, पुरुषों की सत्ता को चुनौती, फलतः पुरुषों द्वारा प्रतिक्रिया, फलतः महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। और 7वां पॉइंट है भौतिकवादी संस्कृति का प्रसार और यौन संबंधों में खुलापन। भौतिकवादी संस्कृति का प्रसार ने भी खास करके वेश्यावृत्ति, कॉल गर्ल आदि आदि के रूप में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का, पॉर्न साइट वगैरह का प्रचलन, इस तरह का महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक कारण है। क्योंकि आज यौन संबंधों में खुलापन है तो परिणामतः कई लड़कियां पॉर्न स्टार बनना चाहती है और वो लड़कियां इस तरह की चीजों को खराब नहीं मानती है। क्या बुरा है भाई, मुझे पॉर्न स्टार बनना है, अच्छा खासा पैसा है, पैसे से उनकी भौतिक जरूरतें पूरी होती है, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होती है। एक तरफ भौतिक संस्कृति का प्रसार तो दूसरी तरफ यौन संबंधों में आने वाले खुलापन ने इस तरह की घटनाओं को बढ़ाया है। यानी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का ये जो नया रूप है, जिसको मैंने अश्लील साहित्य, चित्र, पॉर्न साइट के रूप में दर्शाया है, उसके प्रचलन का भारत में एक कारण। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर टॉपिक हमारा डायमेंशन अगर बनता है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए क्या प्रयास किया जाए, ठीक है, हम लोगों ने महिला समस्या के समाधान हेतु किए गए प्रयास में हम लोगों ने पढ़ा है, ध्यान देना, लगभग वही सब चीजें। महिला आंदोलन के रूप में प्रयास, संविधान द्वारा प्रयास, कानून द्वारा प्रयास, ठीक है, विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रयास, महिलाओं का शैक्षिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण द्वारा प्रयास, गैर सरकारी संगठनों के नेतृत्व में किया गया प्रयास, ये सारे के सारे प्रयास को हम दिखा सकते हैं। हमारे पास अलग अलग जगहों पर पढ़ चुके हैं हम लोग। पहला देखो, विभिन्न महिला आंदोलनों द्वारा प्रयास, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को, अलग अलग हिंसा को रोकने के लिए अलग अलग महिला आंदोलन सक्रिय हैं भारत में, सक्रिय रहे हैं भारत में। और इन महिला आंदोलनों का दो तरह से प्रभाव पड़ता है। एक तरह से महिलाओं में अवेयरनेस आता है, अपने अधिकारों को लेकर के वो जागरूक होती है, अपने अधिकारों को लेकर के लड़ने के लिए वो तैयार होती है। महिला आंदोलन का दूसरा प्रभाव आता है, एक दबाव समूह के रूप में महिला आंदोलन सरकार पर दबाव बनाने में सफल होता है और सरकार महिलाओं के रक्षोपाय के लिए, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के इन रूपों को रोकने के लिए तैयारी करती है, कानून बनाती है और इस तरह से हिंसा को रोकने का प्रयास करती है। संविधान द्वारा लिंग आधारित भेदभाव का उन्मूलन और आरक्षण, ये भी एक प्रयास है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में विभिन्न कानून, अधिनियम का प्रावधान, अलग अलग समय समय पर कानून और अधिनियम बना करके भी महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया गया है। ये भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने का एक प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस दिशा में दिए गए अलग अलग दिशा निर्देश, 2-3 दिशा निर्देश की चर्चा हम लोगों ने करी है, सब दिशा निर्देश भी आ जाएगा। विभिन्न योजनाओं द्वारा महिलाओं का शैक्षिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास की दिशा में किया गया। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से भी महिला सशक्तिकरण करके महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने का प्रयास सरकार करती रही है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन द्वारा महिला हिंसा विरोधी घोषणा पत्र 2011, यूएन ने महिला हिंसा विरोधी घोषणा पत्र 2011 में एक जारी किया, उसको भी हम इसके अंतर्गत ला सकते हैं। नीति आयोग द्वारा न्यू इंडिया
2022 के तहत इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं, याद होगा। 2022 के तहत लिंग समानता हेतु रणनीति और प्रयास, एनजीओ और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा किए गए प्रयास। डन बच्चा, लगभग मैंने समझा दिया। अब लिखवाना आपके लिए बातें, इस सब लाइन जितने भी है अलग अलग जगहों पर पीछे हम लोगों ने लिख रखा है, तो पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया, हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो गया। अब पीछे के प्रीवियस टॉपिक को ही हम अब एक अलग अलग नए नए कलेवर में लेकर के आ रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में प्रश्नों का उत्तर को आसान कर देगा। एग्जामिनेशन हॉल में आप सोचे और अलग अलग सूचनाओं को लेकर के एक जगह आए, इससे बचने के लिए मैंने इस काम को आसान करने के लिए मैंने अलग अलग डायमेंशन खींच दिया है, अलग अलग मुद्दे को उठा करके यहां पर रख दिया है, उसकी फ्रेमिंग कर दी है और मैं आपको समझा दे रहा हूं, और यही मैं पीडीएफ के रूप में आप तक पहुंचा दूंगा। डन, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। चलिए, जरा बच्चों का एक बार चैट बॉक्स दिखाइए। बच्चों का एक बार चैट बॉक्स दिखाइए। अभी एक बच्चे ने लिखा है कि कुछ 24 में कौन एग्जाम देगा। ठीक है, मेरा तरीका सही है बच्चा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। मैंने पहले भी कहा, मेरे ऊपर छोड़ो ना, मैं इतना ज्यादा टॉपिक करा दूंगा कि आपको कहीं सोचना भी नहीं पड़ेगा। मैं सोशल जस्टिस बच्चा करा रहा हूं, इसको सारे को लिखवा करके मैं कराने लगूं ना, तो मैं 3 महीने का टॉपिक आपको करा रहा हूं। इसके बाद आपको नौबत नहीं आएगी कि प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, प्रश्न ऊपर से जा रहा, सब कुछ आपके पढ़ा हुआ में से रहे। मेरी यही इच्छा है कि क्वेश्चन आपके सामने आए तो लगे कि आपने सबको पढ़ा है, सबको एक बार आपके सामने से गुजरा है, बस यही होना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन आपके सामने आता है, जब पेपर खोलते हो और क्वेश्चन जब आपका पढ़ा हुआ आता है ना, थोड़ा कम पढ़ा हुआ हो या थोड़ा अधिक पढ़ा हुआ, जिस पर आपकी चर्चा हुई होती है ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में उस 3 घंटे में जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हमेशा याद रखो, वो कॉन्फिडेंस आपके बाकी प्रश्नों का भी प्रभावी उत्तर देने में सहायक होता है। और प्रश्नों को देख करके अगर आप तिलमिला जाते, परेशान हो जाते, अगर 20 प्रश्न है और 20 प्रश्न में से 8-9 प्रश्न आपने देखा कि ये सुना हुई नहीं है हम, तो मान के चलो बच्चा कि आप जो 10 से 11-12 प्रश्न लिखोगे ना, वो प्रश्न भी इंप्रेसिव नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सब स्ट्रेटेजी है जो हमारे एक्सपीरियंस से मैं इन सब चीजों को क्लब करके पढ़ा रहा हूं कि तरीका है पढ़ने का। एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए एक आवश्यक शर्त है कि प्रश्न सब आपके जाने हुए, कुछ सेंट्रल टॉपिक को, कुछ पेरिफेरी के टॉपिक को, कुछ लिखकर, कुछ पीडीएफ के द्वारा, कुछ पढ़कर, कुछ टॉपिक पे चर्चा करके, कुछ प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करके, कुछ भी ऐसा नहीं हो जो आपकी आंख के सामने से पहले एक बार न गुजरा हो, जिस पर थोड़ी या ज्यादा चर्चा आपने न की हो। अगर वो प्रश्न आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके क्वेश्चन में मिलते हैं तो 10, 12, 13 प्रश्न आपके बहुत अच्छे तैयार होते हैं, आप वहां पर बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। थोड़ा कम तैयार होते हैं, उसको थोड़ा कमजोर, सारे प्रश्न आप अटेम्प्ट लेंगे ही लेंगे, कॉन्फिडेंस बेहतर रहेगा तो ज्यादा अधिक से अधिक बेहतर आंसर राइट करेंगे, और लगभग सब में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तरीका यही है पढ़ने का। ठीक है, चलिए, मैं अब एक फिर से नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आ रहा हूं, और ये नया टॉपिक है भारत में वेश्यावृत्ति की समस्या। महिलाओं से जुड़े हुए अलग अलग मैं मुद्दे निकाल रहा हूं। अब समस्याओं में से कुछ समस्याओं को मैं अलग लेकर चल रहा हूं। वेश्यावृत्ति की समस्या, आप देखो, वेश्यावृत्ति की समस्या एक ट्रेडिशनल प्रॉब्लम रही है, लेकिन वेश्यावृत्ति के कई नए नए पहलू उभर कर सामने आए, और वेश्यावृत्ति की समस्या से जुड़ा हुआ एक मुद्दा और है, वेश्यावृत्ति को व्यवसाय का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके डायमेंशन को खींचिए, बस आप
जैसे कह रहा हूं आप वैसे करते जाइए, आप इसके डायमेंशन को खींचिए। भारत में वेश्यावृत्ति की समस्या, कैपिटल ए वेश्यावृत्ति का अर्थ, कैपिटल बी वेश्यावृत्ति का समस्यात्मक पक्ष। ओके, आखिर वेश्यावृत्ति को खराब क्यों माना जा रहा, वेश्यावृत्ति को एक समस्या क्यों माना जा रहा। कैपिटल सी भारत में वेश्यावृत्ति के कारण। कैपिटल डी भारत में वेश्यावृत्ति को रोकने हेतु किए गए प्रयास, भारत में वेश्यावृत्ति को रोकने हेतु किए गए प्रयास। कैपिटल ई मूल्यांकन एवं सुझाव, कैपिटल ई मूल्यांकन एवं सुझाव। डन। अब यहां पर वेश्यावृत्ति का अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, बड़ा क्लियर डिफिनीशन है कि अगर कोई स्त्री पैसे के बदले में किसी के साथ यौन संबंध स्थापित करती है, इसको वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन। अगर कोई स्त्री, लड़की, पुरुष वेश्यावृत्ति भी चलता है बच्चा दुनिया के अलग अलग समाजों में, ठीक है, लेकिन हमें भारत के कंटेक्स्ट में देखना है। तो अगर कोई स्त्री, और महिला पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कोई स्त्री अगर धन के बदले में किसी के साथ यौन संबंध स्थापित करती है, या यौन संबंध स्थापित करने के पश्चात उसके बदले में किसी से धन प्राप्त करती है ताकि अपनी आजीविका को चला सके, ये वेश्यावृत्ति। और इस तरह की वेश्यावृत्ति भारत में ऐतिहासिक रूप से विद्यमान रही। कहा जाता है कि मौर्य काल में भी इस तरह की वेश्याएं हुआ करती थी, और मौर्य काल में जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, बड़े बड़े सामंत होते थे, वो इनके साथ वेश्यागमन किया करते थे। नृत्य चलता रहता था। मुस्लिम काल में भी, मुगल काल में भी ये वेश्यावृत्ति का प्रचलन जारी रहा। बड़े बड़े जमींदारों, बड़े बड़े भूसामंतों और बड़े बड़े मुगल शासकों के दरबार में ये वेश्याएं नृत्य करती थी, उनका मनोरंजन करती थी। तो वेश्यावृत्ति हमारे समाज में ऐतिहासिक रूप से चला आ रहा है। कुछ जगहों पर यह धर्म से भी संबद्ध रहा है, जैसे देवदासी प्रथा का नाम आपने सुना होगा। तो देवदासी प्रथा आदि के रूप में कहीं ना कहीं यह धर्म से भी जुड़ा हुआ रहा, बट फिर भी समाज में इनको सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। कहीं ना कहीं यह कृत्य, चूंकि हमारे समाज में यौन नैतिकता बड़ी कठोर रही है, इसलिए वेश्यावृत्ति को एक खराब काम माना जाता रहा है। वेश्यावृत्ति का प्रतिष्ठा मूल्य निम्नतर रहा है। आई रिपीट, वेश्यावृत्ति का प्रेस्टीज वैल्यू काफी लो रहा है। परिणामतः वेश्याएं भी समाज का एक कमजोर तबका रही है। कहीं ना कहीं गरीबी के कारण ही उनको आजीविका के रूप में वेश्यावृत्ति को अपनाना पड़ रहा है। ये बात अलग है कि आज इसके नए नए रूप उभर कर सामने आए। आज भी हमारे इलाके में चले जाओगे, हमारे गांव में चले जाओगे या शहरों में चले जाओगे, रेड लाइट एरिया के रूप में वो ऐतिहासिक वेश्यावृत्ति का रूप आज देखा जा सकता है। वेश्याएं रहती है, हमारे इलाके गांव वगैरह में टोला हुआ करता है जहां पर वेश्याएं रहती है और वो वेश्यावृत्ति करती है। इस तरह से वेश्यावृत्ति चलती रही, उनका पूरा परिवार होता है, पूरा परिवार इसी वेश्यावृत्ति के कार्य में लिप्त होता है। शहर वगैरह में इस तरह के रेड लाइट एरिया में कुछ लोगों ने वेश्यावृत्ति को व्यवसाय भी बना लिया है। एक मोटी महिला होती है, अपने चकला घर में ढेर सारे लड़कियों से वो वेश्यावृत्ति करवाती है, उनसे प्राप्त पैसे में से मैक्सिमम को हड़प लेती है। ऐसी लड़कियों को खरीद करके लाया जाता है, मुस्टंडे होते हैं। कई फिल्मों में इस तरह की चीजों को दर्शाया गया है और कहीं ना कहीं इस रूप में भारत में वेश्यावृत्ति विद्यमान रहा है। लेकिन अब आज के डेट में कोई किसी को बहुत जबरदस्ती नहीं कर सकता। सोशल मीडिया है, फोन है, फटाक से पुलिस को पता चल जाएगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है, मीडिया को पता चल जाएगा।
अब पढ़े लिखे समाजों में वेश्यावृत्ति के नए रूप आ गए हैं। आधुनिक वैश्वीकरण के दौर में वेश्यावृत्ति के नए रूप आ गए हैं। बॉम्बे में चले जाओगे, पूना में चले जाओगे, इन सब जगहों पर मेट्रोज में चले जाओगे तो बहुत सी लड़कियां जो पढ़ी लिखी है वो भी इस तरह के प्रोफेशन से जुड़ गई है। माँ बाप लोअर मिडिल क्लास के हैं, बेटियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने पूना भेजा, बॉम्बे भेजा। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, अपने सैलरी का एक अच्छा खासा हिस्सा काट करके उनको भेज दिया, पूरा खर्च बेटी को पढ़ाने में लगा दिया। वो बेटी को समझ नहीं पाए, बेटी बहुत जीनियस नहीं है, बट फिर भी बेटी ने इच्छा जाहिर की कि मैं MBA करना चाहती हूँ, मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। दक्षिण भारत के किसी भी ऐसे कॉलेज में जहाँ डोनेशन पे, ऊंची फीस पे आसानी से एडमिशन मिल जाता है, वहाँ उनको एडमिशन दे दिया गया। वो हॉस्टल में रही, माँ बाप के पैसे पर एक ठीक ठाक लाइफ स्टाइल को उन्होंने वहां पर जिया, और इसके बाद वहां से डिग्री मिलने के बाद जो उनकी नौकरी लगती है वो नौकरी 25,000, 30,000, 40,000, 2 लाख, 2.5 लाख के पैकेज में लगती है। इधर नौकरी के क्षेत्र में भी मंदी का काल चल रहा है, उनको अच्छी नौकरी नहीं मिली। माँ बाप जब उनको पढ़ने भेज रहे थे तो लोअर मिडिल क्लास से थे। रिश्तेदारों ने मना किया था कि बेटी को पुणे भेजने की क्या जरूरत है, बेटी को बंगलोर भेजने की क्या जरूरत है। ये हमारे आपके समाज की घटनाएं। आप गौर करो तो आपके चारों तरफ इस तरह की घटनाएं एक आध मिलती है। दादी ने, चाची ने, रिश्तेदारों ने मना किया था, बट बाप होता है, उसकी इच्छा थी कि नहीं हमारी बेटी पढ़ना चाहती है तो मैं पढ़ाऊंगा, उसने भेज दिया पढ़ने को। अपेक्षा भी थी, बेटी ने भी आश्वासन दे रखा था कि एक बार पापा पढ़ जाऊंगी तो इतना महीना, इतना महीना, इतना चीजें, लेकिन वो अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाती है बेटी। बाजार की मंदी प्लस उसकी पढ़ाई लिखाई का लेवल, दोनों चीजें संयुक्त रूप से मिलकर के 2-2.5 लाख से ज्यादा का पैकेज उसको नहीं दिला पाती है। और 25-30 हजार महीना पर नौकरी करने के बाद दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहर में एक साधारण से घर में रहने के लिए उसको भी बस होना पड़ता है। स्लम्स टाइप घर में रहना, एक सामान्य सी जिंदगी बिताना। धीरे धीरे अचानक कोई उसकी दोस्त, कोई सहेली उसको एक ऑफर करती है। इधर वैश्वीकरण, उपभोक्तावाद, उच्च महत्वाकांक्षा, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें पाने की लालसा बढ़ रही है। उसकी इच्छा भी होती है कि कम से कम आईफोन हो मेरे हाथ में, उसकी इच्छा भी होती है कि हमारे पास भी एक गाड़ी हो, एक फ्लैट हो। इन सभी चीजों को पाने की लालसा है। उसके पास भी इच्छा होती है कि 400-500 की लिपस्टिक हो, क्रीम हो, फेशियल कराने के लिए पैसा हो, ब्यूटी पार्लर जाने के लिए पैसा हो, लेकिन 25-30 हजार में पॉसिबल नहीं है। अचानक उसको एक सहेली मिलती है, दोस्त मिलती है, ऑफर देती है, कहीं पर एक रात के लिए जाना है, एंटरटेन करना है, 5 स्टार होटल में जाना है। पूछो, इन सारी परिस्थितियों के दबाव में वो इस तरह के प्रस्ताव को इसलिए मान लेती है क्योंकि एक बार महीने में जाना है और उसके बदले में उसको 40,000 मिल रहा, 50,000 मिल रहा, 30,000 मिल रहा। उसकी उच्च महत्वाकांक्षा, सब कुछ पाने की लालसा, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी परिस्थितियां, बाजार की मंदी, इन सभी घटनाओं ने ज्वाइंटली उसको मोटिवेट किया, उसको फोर्स किया। वो चली गई और जाते ही वो इस दलदल में फंस गई और फिर उस गैंग के साथ, उस ग्रुप के साथ संबद्ध हो गई। महीने में 2, 4, 5, 6 एक कर लिया तो 2, 3, 4, 5 इस तरह की चीजें वो जाने लगी। इस कॉल गर्ल, जो कॉल पे जाती है, कॉल गर्ल, सोसाइटी गर्ल के रूप में आज वेश्यावृत्ति के नए नए रूप उभर कर सामने आए। हमारे यहां वेश्यावृत्ति को व्यवसाय के रूप में चलाना गैर कानूनी है, पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं बच्चा, लेकिन आज भी कई लोग वेश्यावृत्ति को व्यवसाय के रूप में चला रहे हैं। ट्रेडिशनल रेड लाइट एरिया में तो चला ही रहे हैं, उसके अलावा भी कई रैकेट है, कई गिरोह है, कई गैंग है जो इस तरह की चीजों को प्रोवाइड कराता है लोगों को पैसा लेकर के, उसमें अच्छा खासा वो एक कमीशन लेता है। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, एक कॉमनवेल्थ गेम के समय में पूरा एक ग्रुप इस बारे में सक्रिय था क्योंकि ढेर सारे विदेशी गेस्ट दिल्ली में आए थे। एक ग्रुप जो है नेपाल, बांग्लादेश से लड़कियों को लाकर के, यहां तक कि रसिया जैसे देशों से लड़कियों को लाकर के उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी।
ताकि उन गेस्ट को इंटरटेन कर सके, अच्छी खासी कीमत मिल सके, डॉलर में, पाउंड में, दिनार में, दिरहम में, और अच्छी खासी कमाई की जा सके। ये है भारत में वेश्यावृत्ति का स्वरूप, जो हाल में बढ़ा है। लगभग मैंने इस पर चर्चा कर दी। अब इसका समस्यात्मक पक्ष क्या है? तो सबसे बड़ी समस्या है बच्चा नैतिक पतन, वैयक्तिक विघटन, सामाजिक विघटन। ये हर तरह के विघटन का उदाहरण है। ये हर तरह के विघटन का उदाहरण है। जो वेश्याएं हैं उनके साथ कई तरह की समस्याएं हैं। समाज में उनकी परिस्थिति बड़ी निम्न होती है। उनसे उत्पन्न बच्चों की परिस्थिति निम्न होती है। खासकर के रेड लाइट एरिया में जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज पर्सनालिटी के होते हैं। वेश्या के बच्चे को सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है। इन बच्चे को कोई स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता है। आज कई गैर सरकारी संगठन हैं जो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कई वेश्याओं को वेश्यावृत्ति से निजात दिला करके उनका अलग रूपों में आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए कई गैर सरकारी संगठन आज काम कर रहे हैं, कई एनजीओ काम कर रही है। कहीं ना कहीं समाज में उनकी परिस्थिति का निम्न होना, उनको कोई नौकरी नहीं मिलना, कोई भी वेश्या को नौकरी देना नहीं चाहेगा। मैं अगर अपने कोचिंग में चाहूं कि एक वेश्या को रिसेप्शनिस्ट बनाऊं, हमारे घर में आग लग जाएगा। आप समझ रहे हो सारी सिचुएशन को। वेश्या के बच्चे को कोई स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है। ये वेश्या से जुड़ी हुई समस्या है। हर व्यक्ति उनके साथ एक बुरे नजरिए से देखता है उनको। समाज में अगर वेश्यावृत्ति का प्रचलन होता है तो लड़कियों की तस्करी, उनका व्यापार बढ़ जाता है। ये भी भारत में हुआ है। बढ़ते वेश्यावृत्ति ने लड़कियों की तस्करी और व्यापार की समस्या को जन्म दिया। इसको रोकने के लिए सरकार आज काफी कुछ कर रही है। ये आंतरिक सुरक्षा का पहलू है, संगठित अपराध के रूप में। हम लोगों के इंटरनल सिक्योरिटी में एक टॉपिक है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के कई रूप है। उसमें तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी। मानव तस्करी में वेश्याओं की तस्करी बढ़ी है लड़कियों की। एक स्वास्थ्य से संबंधित उनकी समस्याएं हैं, एड्स, HIV, जो वेश्यागमन से संभव होता है। तो ये सब हम समस्याओं की चर्चा कर सकते हैं बच्चा। वेश्यावृत्ति का समस्यात्मक पक्ष, HIV, एड्स संक्रमण, लड़कियों की तस्करी और दुर्व्यवहार, वेश्याओं से संबंधित समस्याएं, नैतिक पतन, वैयक्तिक विघटन और सामाजिक विघटन। ये उनके साथ जुड़ी समस्याएं हैं। अब एक डायमेंशन आता है कि इस तरह की वेश्यावृत्ति का क्या कारण है। भारत में वेश्यावृत्ति के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी है? अगर हम ट्रेडिशनल वेश्यावृत्ति की बात करें तो पैट्रियार्किकल सोसाइटी एक बहुत बड़ा कारण है। देवदासी टाइप की वेश्यावृत्ति की बात करें तो विशिष्ट धार्मिक मान्यताएं भी इसका एक कारण है कुछ समाजों में, कुछ हद तक। अगर पितृसत्तात्मक समाज अकेले कारण होता तो हर महिलाएं वेश्या होती, ऐसा नहीं है। वही महिलाएं वेश्यावृत्ति के काम में लगती है जो गरीब है, कर्ज में डूबी हुई है। तो कहीं ना कहीं गरीबी और ऋणग्रस्तता इसका कारण है। गरीब है और महंगाई बढ़ गई तो अपनी आवश्यक वस्तुओं को खरीद पाने में अक्षम है, जिसके चलते उनको अपना शरीर बेचना पड़ता है। तो महंगाई भी इसमें कारण है। इस दिशा में बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिव नहीं, वो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल जो है वो भी इस तरह के वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देते हैं। उस तरह के वेश्याओं को खरीद के लाते हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, कारण है। कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद, इसने लोगों की महत्वाकांक्षा को बढ़ाया, पैसे की जरूरत को बढ़ाया और कॉल गर्ल, सोसाइटी गर्ल के रूप में वेश्यावृत्ति के नए रूपों को जन्म दिया। लोग कहते हैं कि भारत में कठोर यौन नैतिकता भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर यौन संबंधों में खुलापन होता और आसानी से कोई किसी के साथ स्वैच्छिक रूप से आपसी सहमति से यौन संबंध स्थापित कर लेता, दो दोस्त मिले, आपस में कंसेंट के साथ सेक्सुअल रिलेशन स्थापित किए, समाज को बुरा नहीं लगता। अगर इस तरह की चीजें होती तो कोई शरीर खरीदने नहीं जाता। तो वेश्यावृत्ति, हालांकि ये अकेले संभव नहीं है, क्योंकि आज देखोगे तो बहुत सारे ऐसे देश में जहां पर यौन संबंधों में खुलापन है,
वहां पर भी रेड लाइट एरिया है, वहां पर भी व्यवसाय के रूप में वेश्यावृत्ति को चलाया जा रहा। बट फिर भी एक कारण, एक छोटा कारण है, देर से विवाह, सिंगल माइग्रेशन। एक अध्ययन है जिसमें पाया गया कि बिहार से झारखंड से जितने सिंगल लेबर माइग्रेशन दिल्ली में आते हैं, सबसे ज्यादा दिल्ली के रेड लाइट एरिया में वेश्यागमन करने वाले वही सिंगल माइग्रेटेड लेबर, जो कि पत्नी को अपने घर में छोड़कर आते हैं। यौन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको रेड लाइट एरिया में जाना पड़ता है। 35 साल तक शादी नहीं करेंगे तो यौन आवश्यकताओं को कहीं ना कहीं पूरा तो करना पड़ेगा ना। देर से विवाह भी भारत में कहीं ना कहीं जिन समुदायों में, जिन युवाओं में देर से विवाह का प्रचलन है, ये भी वेश्यावृत्ति का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर विवाह विच्छेद की दर हाल के दिनों में बढ़ रही है तो महिलाएं अपनी भौतिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं उनको भी वेश्यावृत्ति का रास्ता पकड़ना पड़ रहा है। तो कम या ज्यादा ये सभी कारण वेश्यावृत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सत्तात्मक समाज और विशिष्ट धार्मिक मान्यताएं, गरीबी, ऋणग्रस्तता और महंगाई, इस दिशा में सक्रिय संगठित अपराधी, उपभोक्तावादी संस्कृति, यौन संबंधी कठोर मानक, देर से विवाह, उद्देश्यपूर्ण साहचर्य, एकल प्रवसन, पारिवारिक विघटन और तलाक की दर में वृद्धि। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चा कि भारत में वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये गए हैं और किए जा रहे हैं। एक तो महिला आंदोलन के रूप में प्रयास शुरू से चल रहा है, आज भी है। संविधान और कानून बना करके हमने पीछे कानूनी प्रयास में देखा इस तरह के वेश्यावृत्ति को रोकने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा कई योजनाओं के माध्यम से इनको शिक्षित किया जा रहा है, इनका शिक्षा विकास को संभव बनाया जा रहा है, इनका आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। हम लोगों ने एक उज्ज्वला योजना पढ़ा था एलपीजी के संदर्भ में, याद आ रहा? एक उज्ज्वला योजना वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए भी चलाया जाता, तो एक योजनागत प्रयास है। जो छुड़ाई गई वेश्याएं हैं उनका रक्ष उपाय के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसके अलावा कई एनजीओ हैं जो इनके एरिया में काम करते हैं, प्रेरणा, प्रयास और कई एनजीओ हैं। रेड लाइट एरिया में जाते हैं, वेश्या के बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उनकी शैक्षिक सशक्तिकरण की जा सके। कई वेश्याओं को पढ़ाते हैं। कई एनजीओ हैं जो उनको कुछ कारीगरी स्किल्ड करते हैं और स्किल्ड करके उनको कुछ इस तरह की चीजों से जोड़ते हैं ताकि वो खुद दिन भर में 1000, 1500 रुपया, 2000 रुपया कमा सके। और जब वो कमाएगी, उसकी पैसे की जरूरतें पूरी होगी तो उसको वेश्यावृत्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से कई प्रयास किए जा रहे हैं। हमने यहां दे दिया है वेश्यावृत्ति को रोकने हेतु किए गए प्रयास। अब अलग अलग पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा है वहां से आप नॉलेज ला करके यहां पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। महिला आंदोलन के रूप में किए गए प्रयास, संविधान और कानून के माध्यम से प्रयास, विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से प्रयास। अब कार्यक्रमों और योजनाओं में योजनागत प्रयासों के द्वारा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन, महिलाओं को आर्थिक निर्भरता बढ़ाने का प्रयास, उज्ज्वला योजना, एनजीओ आदि के द्वारा किए गए प्रयास। और फिर बारी आती है इन प्रयासों का मूल्यांकन और सुझाव। जब भी हम मूल्यांकन देते हैं तो उपलब्धियों की चर्चा करते हैं और कमियों की चर्चा करते हैं, सफलता की चर्चा करते हैं और असफलता की चर्चा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि निश्चित रूप से उपरोक्त प्रयासों से भारत में वेश्यावृत्ति में कमी आई है और खास करके रेड लाइट एरिया में वेश्यावृत्ति में बहुत कमी आई है। यहाँ पर ढेर सारी मोटी महिलाएं पान खा करके चकला घर चलाती थी, उस तरह की वेश्यावृत्ति बहुत घटी है। वेश्याओं को भी पता चल गया है कि उनके क्या अधिकार है। चकला घर की कोई मौसी, सो कॉल्ड मौसी, इस तरह के वेश्याओं की हेड को मौसी ही कहा जाता रहा है अभी तक। ये कोई जबरदस्ती हमारे साथ कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए वो अगर किसी पुरुष के साथ वेश्यागमन करती है, 1000 रुपया मिलता है, तो अब ये नहीं है कि 200 रुपया मौसी पकड़ा दे और 800 अपने रखे। वो लड़की अपना हक ले लेती है, कहती है कि ठीक है, तुम एरिया दी हो, जगह दी हो, उसका किराया समझ करके मैं 200 तुमको देती हूँ, 800 मैं रखूंगी। तो अब ये भी उनके लिए बहुत लाभकारी पेशा नहीं रहा। कई रूपों में पुलिस उनको परेशान करते हैं क्योंकि ये गैर कानूनी है। तो इस तरह से मौसी भी सीन से गायब हो रही है और इस तरह की वेश्यावृत्ति में कमी आई है। असफलता के बिंदु, हम अभी भी अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं। एक तो रेड लाइट एरिया में आज भी वेश्यावृत्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।
वो अपनी निरंतरता को बनाए हुए, कमी आई है बट आज भी बनी हुई है। और दूसरा, वेश्यावृत्ति के नए रूपों का उभार आया है, कॉल गर्ल के रूप में, सोसाइटी गर्ल के रूप में। और मैं कॉमनवेल्थ का एग्जाम्पल दे दिया हूं अपने नोट्स में कि कैसे इसको एक संगठित व्यवसाय के रूप में चलाया गया। फिर बारी आती है सुझाव की। जब अभी भी अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं तो फिर क्या सुझाव हो सकता है, भारत में कैसे वेश्यावृत्ति को खत्म किया जाए। तो हमें बताना होगा कि भाई इसके विरुद्ध प्रचार प्रसार किया जाए, जागरूकता अभियान चलाया जाए, इस तरह की चीजों को रोका जाए। एक प्रयास हो गया। पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर नियंत्रण किया जाए, क्योंकि पुलिस वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए नहीं, उनको परेशान करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे पुलिस, अभी नहीं, बहुत सारे काम करती है। उनकी कार्यप्रणाली पर नियंत्रण लाया जाए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि इस दिशा में महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए और इस तरह के मामलों को महिला न्यायाधीश के माध्यम से ही दूर किया जाए। स्त्रियों की आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए, क्योंकि आर्थिक कारणों से ही वो वेश्यावृत्ति पे रास्ते पर चलती है। महिलाओं का परिवार में जो उत्पीड़न है उसको रोका जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्पीड़न से उत्पीड़ित महिलाएं घर से बाहर जाती है, अलग हो जाती है और वेश्यावृत्ति के रास्ते पर उनको चलना पड़ता है। अश्लील साहित्य, सिनेमा, पॉर्न साइट आदि पर रोक लगाई जाए। ठीक है, ये सारे कारण, तरीके, सुझाव दिए जा सकते हैं। मूल्यांकन एवं सुझाव। सफलता के बिंदु, रेड लाइट एरिया के वेश्यावृत्ति में कमी आई है, दिखा सकते हैं। असफलता के बिंदु, कॉल गर्ल, सोसाइटी गर्ल में वृद्धि हुई है। कॉमनवेल्थ गेम के समय में भारत में इसे संगठित व्यवसाय के रूप में चला। कुछ एक हिंट मैंने कर दिया है कि कैसे आपको दिखा देना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तो लिखना नहीं होता। 2 डायमेंशन हम खींच देंगे और इसके बाद सुझाव हमने कुछ दे दिया है। सुझाव में वेश्यावृत्ति के विरुद्ध प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान चलाया जाए, पुलिस की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण लाया जाए, स्त्री न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए, स्त्रियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाए, परिवार में महिला उत्पीड़न पर नियंत्रण किया जाए और पारिवारिक संगठन को स्थापित किया जाए, अश्लील साहित्य, सिनेमा, पॉर्न साइट आदि पर नियंत्रण लाया जाए। डन। एक टॉपिक, एक डायमेंशन आपका खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के आते हैं जो इसी से जुड़ा हुआ है। प्रेस पेज आप हेडिंग डालिए, क्या वेश्यावृत्ति को व्यवसाय का दर्जा दिया जाए। बच्चा, मैं जितना पढ़ा दिया हूं, भूतो ना भविष्यति, याद रखो। बट उसके लिए हमें वो तरीका अपनाना पड़ेगा। आपको पढ़ने से मतलब है, आपके दिमाग में हमें पढ़ाना है, दिमाग में घुसाना है। एक टॉपिक है हमारा, क्या वेश्यावृत्ति को व्यवसाय का दर्जा दिया जाना चाहिए या दिया जाए। हम लोगों ने पीछे कानून में पढ़ा, याद होगा, कि भारत में व्यक्तिगत स्तर पर वेश्यावृत्ति लीगल है, अपराध नहीं, राइट। लेकिन यह व्यक्तिगत स्तर पर वेश्यावृत्ति कुछ अधिसूचित एरिया में ही आप चला सकते हैं, हर जगह आप नहीं चला सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, यानी अधिसूचित एरिया के बाहर अगर चलाना, सार्वजनिक स्थलों से 200 मीटर से दूर, अगर आप 200 मीटर के अंदर अगर आप चलाते हैं वो क्राइम है। अधिसूचित एरिया के बाहर चलाते हैं, क्राइम है, वो अपराध है। और इसे जीवन यापन के एक संगठित साधन के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में यदि आप चलाते हैं तो अपराध है। याद होगा जो कानून है इसके बारे में, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। या फिर आप किसी वेश्यावृत्ति करने वाली महिला के ऊपर डिपेंडेंट होकर के कोई पुरुष अगर अपनी आजीविका चला रहा है, उसके साथ रह रहा है, उनका खा रहा है, ये सब अपराध है। और ये जो इनके साथ जुड़ा हुआ अपराध वाला पहलू है, इसी का हमने कानूनी जटिलता कहा। और यही कानूनी जटिलता जो है, ये अपराध ही अपराध ही अपराध, और ये व्यक्तिगत अपराध नहीं है। तो इसके कारण पुलिस बार बार छापा मारती है, उन्हें परेशान करती है। और जहां पर भी रेड लाइट एरिया में, खास करके वो अधिसूचित एरिया है
जहां पर कि कोई व्यक्तिगत रूप से कोई स्त्री वेश्यावृत्ति कर सकती है। रेड लाइट एरिया में बराबर पुलिस का छापा पड़ता रहता है, पुलिस उनसे पैसे वसूलती है, पुलिस उनको परेशान करती है। सोनागाछी पश्चिम बंगाल का एक बहुत प्रसिद्ध रेड लाइट एरिया है, कहा जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। वहां के कुछ संगठनों ने इस दिशा में काम करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि वेश्यावृत्ति को व्यवसाय का दर्जा दिया जाए। हमारा संविधान मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को अपना स्वतंत्र व्यवसाय चुनने का अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि वेश्यावृत्ति को भी इस मौलिक अधिकार के तहत एक स्वतंत्र व्यवसाय का दर्जा दिया जाए, ताकि कोई व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में इसको चला सके। ठीक है, धीरे धीरे भारत की और कई संगठन, कई महिला संगठन ने उनका सपोर्ट किया कि नहीं भाई, इनको व्यवसाय का दर्जा दिया जाना चाहिए। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां वेश्यावृत्ति को व्यवसाय का दर्जा मिला हुआ है। कई बड़ी कंपनियां इसको चला रही है। भारत में भी इसकी मांग चल रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक वेश्यावृत्ति को व्यवसाय का दर्जा न दिया है, न देने का मन बनाया। तो वेश्यावृत्ति को व्यवसाय का दर्जा दिया जाना चाहिए, आपसे अगर पूछा जाए, या नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसको लिखने के लिए जो हम लोग डायमेंशन खींच रहे हैं, इस टॉपिक पर एक बार हम चर्चा करेंगे और कंक्लूजन कर देंगे। एक डायमेंशन हम जो खींच रहे हैं वो डायमेंशन है पहला, कैपिटल ए, आप लिखिए भूमिका, कैपिटल बी पक्षमेतर। पक्षमेतर का मतलब है कि वेश्यावृत्ति को व्यवसाय का दर्जा दिया जाना चाहिए, ये हो गया पक्षमेतर। और एक तर्क है कि नहीं, भारत में वेश्यावृत्ति को व्यवसाय का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, विपक्ष में तर्क। क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न है उसके आंसर की फ्रेमिंग इसी के इर्द गिर्द होती है। देन सी हो गया बच्चा, मैंने बी लिख दिया, और डी है समीक्षा। फाइनली पक्ष और विपक्ष के बाद एक अपना स्टैंड क्या हो, हम पक्ष में जाएं या विपक्ष में जाएं। ठीक है, हम पक्ष में जाएं या विपक्ष में जाएं। दो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, मैंने कहीं संदर्भ में संदर्भित किया है, जिसमें उन्होंने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया था। राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट्स है, और यौन संबंध स्थापित करना राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है। 2018 में 377 पर बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्लियर कर दिया कि हर व्यक्ति को, यदि वो वयस्क हो चुका है, तो यौन संबंध स्थापित करने का अधिकार है। इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हर व्यक्ति को किसी के साथ यौन संबंध स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। हर पुरुष को या हर महिला को किसी भी पुरुष या महिला के साथ यौन संबंध स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। इसलिए भारत में वेश्यावृत्ति को विभिन्न कानून के माध्यम से रोका नहीं जाना चाहिए। वेश्यावृत्ति को व्यवसाय का दर्जा दिया जाना चाहिए। दूसरा, हमारा संविधान हर व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक अपने व्यवसाय के चयन का अधिकार प्रदान करता है। हर व्यक्ति को उनका यह मौलिक अधिकार है कि वह अपने इच्छा से अपने व्यवसाय का चयन कर सके। तो यदि कोई स्त्री वेश्यावृत्ति को ही व्यवसाय बनाना चाहती है, और वेश्यावृत्ति लीगल है, अपराध नहीं है भारत में, तो फिर उसको व्यवसाय का दर्जा
देने में क्या परेशानी है, उसको व्यवसाय का दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो एक तो हम कह दिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरूप है, इसलिए दिया जाना चाहिए। पक्ष में एक और तर्क है कि क्यों दिया जाना चाहिए। तो कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि इनको जब व्यवसाय का दर्जा दे दिया जाएगा तो इनकी स्थिति सुधरेगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, ये भी खुले तौर पर प्रचार कर सकती है, विज्ञापन दे सकती है, अपने बिजनेस को चला सकती है, अच्छा खासा पैसा इनके पास आएगा। कहा जाता है ना कि मार्केट इकोनॉमी के आने से बाजार में शामिल लोगों की स्थिति में सुधार हुआ है, विकास को गति मिली। यहां पर भी मार्केट इकोनॉमी आएगा, यहां पैसा आएगा तो इनकी स्थिति भी सुधरेगी। इसलिए वेश्याओं की स्थिति उन्नयन के संदर्भ में भी इसको व्यवसाय का दर्जा दिया जाना डन। इसी आधार पर कुछ महिला संगठन, कुछ एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, वेश्याओं का संगठन आज भारत में महिलाओं को, वेश्यावृत्ति को व्यवसाय का दर्जा देने के अधिकार की मांग को लेकर के आंदोलनरत है, मांग कर रहा। लेकिन एक वर्ग है जो इसका विरोधी है। विरोध का क्या तर्क है? सबसे पहला तर्क है कि भारत में यौन नैतिकता ऐसी रही है जिसके चलते वेश्यावृत्ति को कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसको अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं परिवार पर दुष्प्रभाव छोड़ती है, समाज पर दुष्प्रभाव छोड़ती है, हमारी संस्कृति पर दुष्प्रभाव छोड़ती है। इसलिए इसको हम प्रोत्साहित नहीं कर सकते। हमारा कानून भी कहता है कि वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित करना भी अपराध है, केवल करवाना ही नहीं, प्रोत्साहित करना भी अपराध है। वेश्यावृत्ति को व्यवसाय का दर्जा देने का मतलब है कि उसको प्रोत्साहित हम कर रहे हैं। ये अच्छी चीज नहीं है कि इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में गरीबी का द्योतक है। अब चलो, गरीबी के कारण कोई अपने पेट पालने के लिए, जिंदा रहने के लिए अपने शरीर को बेचती है तो चलो ठीक है, इसको अपराध न माना जाए, लेकिन इसको अच्छा माना जाए ये कहीं से भी उचित नहीं है। और खास करके भारतीय संस्कृति के सापेक्ष देखें तो बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए भारत में वेश्यावृत्ति को व्यवसाय का दर्जा तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि जिस मौलिक अधिकार के संदर्भ में लोग कह रहे हैं कि वेश्यावृत्ति को व्यवसाय का दर्जा दिया जाए, उन्हें याद रखना चाहिए कि भारत का फंडामेंटल राइट समाज सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। समाज की कीमत पर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को नहीं प्रदान किया जाना चाहिए। हमारा संविधान भी नहीं कहता है कि समाज की कीमत पर व्यक्ति के मौलिक अधिकार को प्रदान किया जाए, बल्कि समाज की कीमत पर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को रोक दिया जाता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको घूमने जाने का अधिकार है, लेकिन समाज की भलाई के लिए कर्फ्यू लगाया जाता है और कर्फ्यू लगा करके आपके इस मौलिक अधिकार को रोक दिया जाता है। मौलिक अधिकार समाज सापेक्ष है, समाज से ऊपर नहीं है। और अभी हमारा समाज, हमारे समाज की यौन नैतिकता इतनी खुली नहीं हुई है कि हम वेश्यावृत्ति को व्यवसाय के रूप में स्वीकार करें। हमारे घर के बगल में आकर के वेश्या रहने लगे, और रहने ही नहीं लगे, एक बोर्ड लगा दे, एक बोर्ड लगा दे, रिपब्लिक डे के अवसर पर 50% छूट, हम नहीं स्वीकार कर पाएंगे। हमारे परिवार में बेटी बहन है, बच्चे हैं, यह उनके ऊपर दुष्प्रभाव डालेगा। ये भारतीय संस्कृति को विखंडित करेगा, समाज को विखंडित करेगा। टाटा, बिरला, अंबानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कारपोरेट यहां पर वेश्यावृत्ति को एक व्यवसाय के रूप में चलाना शुरू कर दे। चारों तरफ विज्ञापन, चारों तरफ बैनर, पोस्टर। अभी हमारा समाज इतना खुला नहीं है। इस तरह की घटनाएं सामाजिक सांस्कृतिक विखंडन को उत्पन्न करेगी। इसलिए मौलिक अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर वेश्यावृत्ति को लीगलाइज नहीं किया जाना चाहिए। वेश्यावृत्ति को व्यवसाय का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि व्यवसाय का दर्जा देने का मतलब है कि फिर वो प्रचार कर सकती है,
उस व्यवसाय को अपनाने के लिए लोग इन्वेस्टर आ सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे वेश्यावृत्ति प्रोत्साहित होगी, प्रमोट होगा उसका, जो उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। इस तरह की समस्याओं को दूर करना चाहिए। वेश्याओं को उनका इतना आर्थिक सशक्तिकरण कर दिया जाए कि उनको अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वेश्यावृत्ति अपनाने की नौबत ही नहीं है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है और हम फिर वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित करने वाली बात क्यों करें? अगर इस तरह की चीजें होगी तो कुछ लोगों ने कहा है कि इसका वेश्याओं पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगर व्यवसाय का दर्जा दिया जाए तो एक थर्ड पार्टी आएगा और उसका एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू करेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के इन वेश्याओं को अपॉइंट करेगी, मिनिमम मजदूरी इनको देगी और इनसे जिस्म बेचवाई का धंधा शुरू होगा। ये शोषण का एक नया रूप होगा, ये शारीरिक शोषण का एक रूप होगा, जिस्म बेचने के शोषण का, जिस्म के शोषण का एक नया रूप होगा। यह कहीं से भी मानवीय नहीं है, उचित नहीं है। इसका खामियाजा वेश्याओं को भुगतना पड़ेगा। महिला आयोग की एक पूर्व अध्यक्ष हुआ करती थी बच्चा, मैंने उनका नाम भी यहां मेंशन कर दिया है, मोहिनी गिरी। उन्होंने भी इसका विरोध किया कि वेश्यावृत्ति को व्यवसाय का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर लोग व्यवसाय को दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय संविधान स्वतंत्रता के अधिकार को स्वच्छंदता के रूप में नहीं परिभाषित करता है। हमारे यहां स्वतंत्रता सीमित, अधिकार सीमित है। सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता आपने पढ़ा होगा। समाज की कीमत पर स्वतंत्रता नहीं है। स्वच्छंदता के रूप में स्वतंत्रता का अधिकार हमारा संविधान प्रदान नहीं करता है। इसलिए वेश्यावृत्ति को व्यवसाय का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है। और तब इसी संदर्भ में पक्ष में तर्क और पक्ष में विपक्ष के बाद हम समीक्षा देंगे और समीक्षा में हम विपक्ष में जाएंगे। बच्चा बहुत क्लियर है कि हमारा जो स्टैंड होगा वो स्टैंड विपक्ष वाला होगा। हम कहेंगे कि पक्ष और विपक्ष को सुनने के बाद निश्चित तौर पर विपक्षियों का तर्क ज्यादा मजबूत होता है। हमारा भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति में यौन नैतिकता जो ऐतिहासिक रूप से रही है वो खुली नहीं रही है, और जो यौन नैतिकता हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख अंग है, उसका स्वरूप जो है, उसको अगर हम देखें तो वेश्यावृत्ति को व्यवसाय का दर्जा देने से कहीं ना कहीं एक बृहद सांस्कृतिक सामाजिक विखंडन उत्पन्न होगा। पश्चिम समाजों में एक पुरुष को पता चल जाए कि उसकी पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध हुआ करता है तो उस पुरुष को बहुत ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। हमारे भारत में पता चल जाए कि हमारी पत्नी का किसी पहले से किसी पुरुष के साथ संबंध था, हम डिवोर्स ले लेंगे, बच्चा, परिवार टूट जाएगा, बच्चे कई तरह की समस्याओं के शिकार हो जाएंगे। ये है भारत की यौन नैतिकता, ये हमें समझना होगा। अगर इस तरह का व्यवसाय का दर्जा मिलने लगे तो हर घर का पुरुष जो है इस तरह के वेश्यागमन में जाने लगे, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी तो इसको बड़े कलेवर लगा करके, बड़े अच्छे पैकेजिंग के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रमोट करेंगी। इसको इतना आकर्षण बना करके, आकर्षक बना करके प्रमोट करेंगी कि कई घर टूटेंगे, कई घर बिखरेंगे, कई परिवार विघटित होगा। भारतीय समाज अभी उस तरह से तैयार नहीं है और हमारा संविधान भी मौलिक अधिकार को समाज सापेक्ष रूप में देखता है, निरपेक्ष नहीं देता है। इसलिए भारत में वेश्यावृत्ति को व्यवसाय का दर्जा आज के समाज और संस्कृति के संदर्भ को देखते हुए नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ, जरूरत है जहां तक उनके शोषण को, एक्सप्लॉयटेशन को रोकने का, पुलिस अधिकारी आदि के माध्यम से कानून के संदर्भ में रोकने का, तो उसमें थोड़ा रिफॉर्म करके, उसमें थोड़ा सुधार करके और उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही हमारा स्टैंड होगा। एक टॉपिक हम लोगों ने कर लिया। पक्ष में तर्क व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरूप है, वेश्याओं की स्थिति के उन्नयन में ये सहायक है। विपक्ष में तर्क परिवार पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, समाज पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, संस्कृति पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक विघटन, पारिवारिक विघटन और सांस्कृतिक विखंडन को यह जन्म देगा अगर व्यवसाय का दर्जा दिया जाए तो। वेश्याओं पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कंपनियां एक थर्ड पार्टी होगी जो बिचौलिया के रूप में कच्चा खासा हिस्सा खा जाएगी।
तो वेश्याओं पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, मोहिनी गिरी महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष इसके विपक्ष में रही हैं और इन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है, न कि स्वच्छंदता। इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर भी इनको मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। तो मैंने आपको एक हिंट कर दिया है और इसी हिंट के संदर्भ में आपकी समीक्षा हमने लिख दी है। यही है बच्चा हम लोगों का टॉपिक। डन। चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा बताइए। चलिए एक टॉपिक हम लोग और करते हैं। लिखिए आप, पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण। पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण एक टॉपिक पे और डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, और समान नागरिक संहिता और महिला सशक्तिकरण, ये दो एक प्रमुख टॉपिक है। हाल ही में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का बिल पास हुआ है। आपने देखा सितंबर 2023 में पास हुआ। एक लंबे समय से पंचायती राज में, विधानसभा में, लोकसभा में महिला आरक्षण को लेकर के आंदोलन चल रहा था। उदारवादी महिलावाद के द्वारा लिबरल फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंतर्गत इस तरह के आरक्षण की मांग की जा रही थी। एक लंबी मांग के पश्चात पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, परंतु विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण का मुद्दा लंबित पड़ा हुआ था। बट 2023 में, सितंबर 2023 में विधानसभा और लोकसभा में 1/3 महिलाओं को आरक्षण देने का एक बिल पास किया गया। आपने सुना, देखा, इस पर कानून बन रहा है। तो ये एक टॉपिक है कि इस तरह के आरक्षण से महिलाओं का क्या सशक्तिकरण होगा, कहां तक होगा। तो आरक्षण और महिला सशक्तिकरण ये आपका टॉपिक है, अंडरस्टूड है, आप भी समझ रहे हो कि इस तरह के टॉपिक से प्रश्न बन सकता है। दूसरा है कि हमारी सरकार की, अभी जो नई सरकार है, उसका एक प्रमुख एजेंडा है बच्चा समान नागरिक संहिता। क्योंकि ऐसा मानना है, आजादी के बाद हम लोगों ने सेकुलरिज्म, जब मैंने इंडियन सोसाइटी में पढ़ाया था तो आपसे चर्चा की थी कि आजादी के बाद हम लोगों ने एकीकरण की नीति को अपनाया। एकीकरण की नीति का मतलब है कि सभी समुदायों की अपनी पहचान को बनाए रखते हुए उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करना। हमने किसी भी समाज की पहचान को खत्म करने पर बल नहीं दिया। विविधता हमारे संविधान का आदर्श रहा, विविधता में एकता हमारे संविधान का आदर्श रहा। इसलिए हमने मुस्लिमों के लिए, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए पर्सनल लॉ का प्रावधान किया। आजादी के बाद हमने भारत को एक धार्मिक राज्य के रूप में स्थापित न करके एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित किया और कहा कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत एक सेकुलर स्टेट होगा जिसका अपना कोई धर्म नहीं होगा और यह अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी धार्मिक समूहों के प्रति समभाव रखेगा। अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी धार्मिक समूहों की धार्मिक मान्यताओं को संरक्षण देगा। मुस्लिम जोर जोर से अल्लाह अकबर करे, कोई माई का लाल उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। हिंदू जोर जोर से जय बजरंग करे, कोई माई का लाल उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। पश्चिमी समाज से अलग कुछ विशेष संदर्भों में भारत में सेकुलरिज्म को अपनाया गया। इसीलिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में स्पष्ट रूप से एक फंडामेंटल राइट्स के रूप में लोगों को अधिकार दिया गया कि सभी अपने अपने धार्मिक मान्यताओं का पालन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। आर्टिकल 26, 27 में स्पष्ट किया गया कि राज्य किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। 27, 28 राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाएं धर्मनिरपेक्ष होगी। क्लियर है?
आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, आर्टिकल 30, सब में जो प्रोविजन किए गए, जो भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने को परिलक्षित करता, और इन्हीं सब मौलिक अधिकारों को रक्षा के लिए पर्सनल लॉ के प्रावधान को लागू किया गया। हर समुदाय, अब जब हम हर समुदाय के धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनके जीने की बात करते हैं, तो मुस्लिम समाज जो है वहां महिलाओं की स्थिति बहुत ही निम्नतर रही है। ट्रिपल तलाक जैसी प्रथा एक लंबे समय से वहां विद्यमान रही है, जो कई बार किसी मुस्लिम महिला के लिए बहुत घातक हो जाती है, लेकिन वहां कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि उनके लिए पर्सनल लॉ का प्रावधान है। 4 विवाह का जो प्रावधान है, 4 पत्नी रखने का प्रावधान है, वो भी लिंग समानता के मूल्यों के विपरीत है। इसलिए एक लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि भारत में समान नागरिक संहिता को लागू हो। इस मांग के लिए 2 संदर्भ थे। एक संदर्भ तो अलग था कि भाई पूरे भारत में सबके लिए कानून एक होना चाहिए। अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग कानून का क्या मतलब है। तो एक दूसरा संदर्भ था लिंग समानता के संदर्भ में कि समान नागरिक संहिता जब लागू होगा तो बहुत सारे समुदाय में, खास करके मुस्लिम समुदाय में, महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा, लिंग समानता की स्थापना। तो ये भी आज के डेट में एक बहुत चर्चा का मुद्दा है, समान नागरिक संहिता। तो मैंने यहां पर एक टॉपिक रेज किया है, समान नागरिक संहिता और महिला सशक्तिकरण, आरक्षण और महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण। ध्यान रखना, पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैंने बार बार कहा है कि सिलेबस बताता है क्या पढ़ना, कौन टॉपिक पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं कि उस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के ही बच्चा उस टॉपिक पर हम सब टॉपिक या डायमेंशन खींचते हैं, और जब हम डायमेंशन खींचते हैं तो डायमेंशन बड़ा होता चला जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में आपको पता ही होगा, इसका एक पहले डायमेंशन खींच लीजिए। कैपिटल ए भूमिका, कैपिटल बी पंचायती राज संस्थाओं का महिला सशक्तिकरण में योगदान, पंचायती राज संस्थाओं का महिला सशक्तिकरण में योगदान, कैपिटल सी मूल्यांकन, कैपिटल डी इस दिशा में सुझाव। इस दिशा में सुझाव। लिख लिया आपने? ठीक है, एक बात मैं ऐसे ही आज डिस्कस करूंगा, या ऐसे ही 1-2 मिनट में लेता हूं आपका। भारत में राजनीति का प्रेस्टीज वैल्यू बड़ा लो रहा है। पॉलिटिक्स का जो प्रेस्टीज वैल्यू है काफी नीचे, राजनीति का प्रतिष्ठा मूल्य काफी नीचे। अगर किसी पिता को अपनी बिटिया की शादी के लिए लड़का ढूंढना हो, कोई लड़का बताता हो और पूछा जाए लड़का करता क्या है, तो कोई बताए कि लड़का राजनीति में है, पॉलिटिक्स में है, तो पिता तो शादी नहीं करेगा। आज लड़कियां भी पता चले कि उसका पति या उसका कोई भी पॉलिटिक्स में है तो भी दूर भागेगी।
क्योंकि पॉलिटिक्स में है का मतलब है कि उसमें सब दुर्गुण होगा ही होगा, ऐसा मान लिया गया है, हो या नो। अगर वो राजनीति से संबंधित है मतलब होगा, सब दुर्गुण उसमें होगा। वो सही आदमी हो ही नहीं सकता है जो भारत की राजनीति से संबंधित है। एक ऐसी सामाजिक पूर्वाग्रह कर सकते हो विद्यमान है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो राजनीति में है वो गलत हो, लेकिन ऐसी धारणा बनी हुई है। इसलिए कोई बाप अपनी बिटिया की शादी राजनीति करने वाले व्यक्ति से करने से बचता है। करता है, अब करने लगे हैं लोग, बट वो अंतिम विकल्प होता है। वो जानता है बहुत कुछ और चीजें हैं, और किसी लड़के को पता चल जाए कि जिस लड़की से शादी हो रही है वो पॉलिटिक्स में है, आप अपने मन से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लो। आपके पिताजी ने आपकी शादी की है, ठीक, वो अपने क्षेत्र की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, वो मुखिया का चुनाव लड़ना चाह रही है, पार्षद का चुनाव, कुछ भी, आप बचोगे। कहीं ना कहीं एक झटके में आपके दिमाग में जो पॉलिटिक्स का प्रेस्टीज वैल्यू निम्नतर है उसके साथ अटैच हो गया। आपने मान लिया है ठीक नहीं होगी, बेकार है ये काम, महिलाओं को तो एकदम नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं बच्चा देखोगे तो ये सारी चीजें हमारे भारत में बहुत सारे निर्णयों को प्रभावित करती है। हमारी समाज की सोच भारत में बहुत सारे निर्णयों को समाज प्रभावित करती है। 1970 के दशक में जब अमेरिकी समाज में, यूरोप के समाजों में रेडिकल फेमिनिज्म का उभार हुआ, महिला सशक्तिकरण की बात भारत में भी 80 के दशक तक आते आते उठने लगी, 90 के दशक तक आते आते उठने लगी, और हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में महिलाओं को इंपावर्ड करने का प्रयास शुरू किया। एक लंबे समय से लिबरल फेमिनिज्म राजनीति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा था, या दूसरे शब्दों में कहो तो महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की बात कर रहा था, और महिलाओं के आरक्षण की मांग कर रहा था। एससी और एसटी को एक कमजोर तबका मानते हुए 330 और 332, याद होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण दिया गया है। 335 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। तो महिलाओं को भी इस तरह के आरक्षण की मांग की जा रही थी। और यही मांग के संदर्भ में 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब लाया गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा इस संशोधन के माध्यम से दिया गया, और अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत, आर्टिकल 243 डी के अंतर्गत महिलाओं को पंचायती राज में स्थानीय निकाय में 33% आरक्षण प्रदान किया, 1/3 रिजर्वेशन दिया गया। कालांतर में ये रिजर्वेशन बढ़कर के 50% तक हो गया, 50% तक हो गया। पंचायती राज में आरक्षण तो मिला बच्चा, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण का मुद्दा पेंडिंग रहा, और यह आरक्षण का मुद्दा फाइनली सितंबर 2023 में इन महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी बिल को पास करके आगे बढ़ाया गया। उस पर हम बाद में आएंगे। हमारा आज का टॉपिक है पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण। हमारा देश आजाद हुआ, महिलाओं को सारे अधिकार संविधान में दे दिए गए, लेकिन व्यवहार में वो अधिकार नहीं मिले। महिलाएं, शुरू में ही मैंने कहा कि भारत में महिलाओं के विकास के लिए जो प्रारंभिक नीति थी उस पर पैट्रियार्की का प्रभाव था। कल्याणकारी नीति के तहत महिलाओं के कल्याण का प्रयास किया गया। फिर कालांतर में धीरे धीरे एकीकरण की नीति, रिपोर्ट 74 की, दुनिया में महिला आंदोलन, भारत में भी महिला आंदोलन का तीव्र होना, और फिर सरकार द्वारा महिलाओं के रक्षोपाय के लिए ढेर सारे और प्रयास किया जाना, ये सब चीजें तेज हुई। हमारा देश 1990 तक आ गया। 1990 में आजादी के 43 वर्ष बीत चुके थे। आजादी के 43 वर्ष बीत चुके थे।
43 वर्ष बीतने के बाद भी महिलाएं घर की चार दीवारी में ही बंद थी। घर की चार दीवारी से बाहर नहीं आ रही थी। गांव में तो बिल्कुल बंद थी, शहर में तो आ भी गई थी, गांव में तो बिल्कुल बंद थी। पर्दा प्रथा उनके साथ जुड़ा हुआ था। बड़े घर की महिलाओं का मतलब ही होता है कि उनका चेहरा सब न देखे, ये बड़प्पन की पहचान थी। और उसी समय पंचायती राज में जब महिलाओं को आरक्षण मिला और बहुत सारे क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित हो गए, तो इस घटना ने वो कर दिखाया जो आजादी के 43 साल बीतने के बाद भी नहीं। भी आपने अपने गांव में, अपने घर में देखा होगा, अपने इलाके में जो क्षेत्र, यदि आपका क्षेत्र महिलाओं के लिए आरक्षित है, जहां महिलाएं ही चुनाव लड़ती है, वहां पर देखा होगा किस तरह का एक त्योहार टाइप का होता है। भानु प्रताप सिंह कल तक आपके गांव के मुखिया थे। आपका एरिया जो है, गांव जो है, वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया। भानु प्रताप सिंह को सत्ता, मुखिया की सत्ता छोड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन अब वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दिया। अब भानु प्रताप की पत्नी प्रचार कर रही है, भानु प्रताप की बहन, भानु प्रताप की भाभी उसके साथ चल रही है। ऊंची जातियों के लोग, पंडित हो, राजपूत हो, जितने भी ऊंची जाति के लोग थे, जो अपनी महिलाओं को घर के बाहर नहीं आने देना चाहते थे, महिला के लिए सीट आरक्षित होने के कारण अपने सभी घर की महिलाओं को चुनाव प्रचार के लिए भेज देते हैं। अगर इस तरह से एक ही गांव में 8 प्रत्याशी हो गए तो समझ सकते हो कि प्रत्येक प्रत्याशी के साथ 5-6 महिलाएं अगर घूमती है तो 40, 50, 60 महिलाएं घर के बाहर घूम रही है। वार्ड मेंबर के लिए अगर कोई चुनाव लड़ रही है 4-5 प्रत्याशी, तो उनके साथ 2, 4, 5, 10। इस चुनावी माहौल में पूरे गांव के घरों की महिलाएं बाहर चुनाव प्रचार कर रही होती है और उस पीरियड में घर के पुरुष घर का खाना बना रहे होते हैं। सोचो कि 43 वर्षों बाद महिलाओं के लिए एक अद्भुत अवसर था, जहां पुरुषों ने घर के बाहर उन्हें धकेला कि जाओ प्रचार करो। वो गांव गांव, घर घर घूम करके प्रचार कर रही है, वोट मांग रही है। उनको भी मजा आ रहा था। इस पंचायती राज व्यवस्था ने ब्लॉक में जाना, साइन करना, डिसीजन मेकिंग में भूमिका निर्वहन करना, इस पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं का जितना सशक्तिकरण किया उतना उसके पहले कोई भी व्यवस्था ने नहीं किया था। नो डाउट इस पंचायती राज व्यवस्था का महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा। इस आरक्षण ने महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाया, डिसीजन मेकिंग में उसकी भूमिका को बढ़ा दिया, महिलाओं की समस्या का त्वरित निदान करने में काफी एक्टिव रही, यह भी ज्यादा तेजी से संभव हुआ। महिलाओं के घर के बाहर आने से, महिलाओं का ब्लॉक पर जाने से, बहुत सारे की मीटिंग में भाग लेने से महिलाओं में तार्किकता का विकास संभव हुआ। इस पंचायती राज व्यवस्था ने महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया। इस पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं में जो अवेयरनेस आया, उस अवेयरनेस से उनकी आर्थिक भागीदारी भी बढ़ी, उनकी आर्थिक निर्भरता में भी कमी आई। कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो परिवार में, समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। तो ये सब हम लोग इसके योगदान में दिखा देंगे, पंचायती राज संस्थाओं का महिला सशक्तिकरण में योगदान। और फिर हम मूल्यांकन करेंगे तो कहेंगे कि निश्चित रूप से पंचायती राज संस्था ने, पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परंतु हम अभी भी अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पैट्रियार्की का प्रभाव है। एक तरफ पंचायती राज व्यवस्था ने पितृसत्तात्मकता को कमजोर किया है, पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाकर, महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण करके महिलाओं की समाज में स्थिति को ऊपर उठाया है। तो दूसरी तरफ इस पितृसत्तात्मकता ने पंचायती राज संस्थाओं के दक्ष कार्यचालन को बाधित भी किया है। जैसे कि गायत्री देवी मुखिया तो बन गई, और गायत्री देवी के घर में आप गए हो एक आवेदन पत्र पर साइन करवाने के लिए, तो घर के बाहर कौन मिलेगा? भानु प्रताप सिंह।
कुर्ता पैजामा पहने हुए भानु प्रताप सिंह से मुलाकात हुई। भानु प्रताप सिंह ने कहा क्या बात है, आपने कहा कि भाई मुखिया जी से साइन करवाना है, क्या है, किस तरह की आवेदन है, या तो ये लाओ कल ले जाना। गायत्री देवी घर के अंदर खाना बना रही, हालांकि ये बदल रहा है बच्चा, क्योंकि आरक्षण मिले हुए 33 साल हो चुके हैं, 23 में हम हैं, 24 में हम खड़े हैं। इस 32-33 सालों में चीजें बदली है, लेकिन प्रारंभिक 10-15 सालों तक तो यही स्थिति थी। महिला मुखिया तो बन गई थी पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण के माध्यम से, लेकिन मुखिया की सत्ता का उपभोग कहीं ना कहीं उनके पुरुष अभिभावकों द्वारा ही किया जा रहा था, उनके पति के द्वारा, पिता आदि आदि। लेकिन हाँ, अब ये सब चीजें बदल रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह नहीं बदली है। तो हम मूल्यांकन में लिखेंगे कि निश्चित रूप से पंचायती राज व्यवस्था ने महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं। और इसके लिए जरूरत है महिलाओं को अवेयर करने की, उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने की। जब तक वो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं होगी, तब तक वो कठपुतली बनकर काम करती रहेगी। और कठपुतली बनकर काम नहीं करे, इसके लिए जरूरी है कि वो समझदार हो, ट्रेंड हो। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था में चुनी गई महिलाओं को समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड होने के बाद सही डिसीजन ले पाएगी। और उनके कार्यों में पुरुष अभिभावकों के हस्तक्षेप को रोका जाना चाहिए। समाज का नजरिया बदलना चाहिए। अभी भी समाज का नजरिया पुरुष प्रधान नजरिया है। जरूरत है महिलाओं के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण को बदला जाए, महिलाओं के प्रति पुरुषों का दृष्टिकोण आधुनिक और संवेदनशील बनाया जाए। पंचायती राज में अगर कोई महिला चुनाव लड़ती है तो उसका प्रतिष्ठा मूल्य नहीं गिरना चाहिए। ये तभी होगा जब समाज की सोच आधुनिक होगी, लिंग समानता वाली होगी, संवेदनशील होगी। ये सब किया जाए। और यही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। यहां पर हम सुझाव देंगे। हालांकि 2023 में इस दिशा में काम किया जा चुका है, और राजनीति को स्वच्छ और प्रतिष्ठित रूप प्रदान किया जाए, ताकि लोग इसको खराब न समझे, महिलाएं खुलकर इसमें आए, तभी जाकर एक लिंग समानता से युक्त समाज की स्थापना संभव होगी। तो बच्चा, हम लोग इस पर एक नजर डाल देते हैं। भूमिका 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 243D के अंतर्गत 33% आरक्षण, वर्तमान में 50% तक। पंचायती राज संस्थाओं का महिला सशक्तिकरण में योगदान, महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि एवं निर्णय निर्माण में भूमिका इनकी बढ़ी है। महिला समस्या का त्वरित निदान संभव हुआ है। महिला शिक्षा को इससे प्रोत्साहन मिला है। महिलाओं में तार्किकता का विकास संभव हुआ है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में वृद्धि हुई है, या हम कह सकते हैं कि उनकी आर्थिक निर्भरता बढ़ी है, आर्थिक निर्भरता में कमी आई है। और परिवार में, समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार संभव हुआ है। ये सब योगदान ही मेन है, क्योंकि हमारा टॉपिक है पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण। यहां पर हमने महिलाओं के लिए सशक्तिकरण में पंचायती राज का क्या कंट्रीब्यूशन है, यही हमारा मेन पॉइंट है, जिसको कि हमें एक्सप्लेन करना है। समीक्षा में निश्चित रूप से पंचायती राज महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण रहा है। पंचायती राज महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण रहा है, परंतु अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर है। कैसे दूर है, मैंने आपको समझा दिया है, और फिर हम सुझाव दे देंगे। पंचायती राज में चुनी गई महिलाओं को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। अपने अधिकारों के प्रति महिलाओं को जागरूक बनाया जाए। चुनी गई महिलाओं के कार्यों में उनके पुरुष अभिभावकों के हस्तक्षेप को रोका जाए। महिलाओं के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण को बदला जाए। महिलाओं के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाया जाए। महिलाओं के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण को संवेदनशील बनाया जाए। जो अभी भी पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है, उसको चेंज किया जाए। पांचवा है, राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। और छठा है, राजनीति को स्वच्छ एवं प्रतिष्ठित स्वरूप प्रदान किया जाए। डन। तो आज का क्लास बच्चा हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। मैं इन सब चीजों का PDF आपको दे दूंगा। लगभग मैंने चर्चाएं एक बार कर दी, इन सब चीजों पर एक बार डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है,
मेरा पर्पस था केवल डिस्कशन, ताकि हम लोग एक बार डिस्कस करके इन सब चीज़ों के प्रति अवेयर हों और इन सब चीज़ों से जो भी क्वेश्चन आए तो हम लोग कुछ ना कुछ लिख के आए। सो थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मेरे ख्याल से कल छुट्टी रहेगा, आई थिंक रिपब्लिक डे, नेशनल हॉलीडे है और बड़ा कठोर छुट्टी का दिन है। 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर अगर छुट्टी के नियमों का पालन नहीं करने पर दंडित किया जाता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद छुट्टी होगा। अभी तक मुझे सूचना नहीं मिली है। ठीक है, तो हम लोग फिर परसों, अगर छुट्टी रही तो परसों हम लोग मिलते हैं। तो थैंक यू।